गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो ये इस टॉपिक पर आज मेरा थर्ड वीडियो अपलोड होगा। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप टाइप करिए मैडोवा केमिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब और वहां पर जाकर के आप पहले के दो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू दे लिव, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हैं, कैसे हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल कवर दीज टॉपिक्स: हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने देख लिए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमने एक नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक पढ़ा है कि प्लांट्स यूजफुल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूजफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैथोजेंस क्या होते हैं। जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजन। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जैसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स आप समझ गए, जो यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे प्रोटोजोन्स में आते हैं, राइट। अब देख लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीजेस फैलाते हैं, किस टाइप की डिजीज होती है। तो अगर हम देखें तो हम जो डिजीज, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी बात नहीं करेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उसमें कितने टाइप की डिजीजेस होती हैं। तो उसमें दो टाइप की डिजीजेस होती हैं। टाइप ऑफ डिजीजेस अगर हम देखेंगे तो एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं ये इन्फेक्शियस होती हैं, मतलब इनसे इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन फैलेगा उसके थ्रू जो है ये आगे तक फैलती जाएंगी। और जो नॉन कम्युनिकेबल होती है मतलब वो नॉन इन्फेक्शियस होती है, वो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती नहीं है। कम्युनिकेबल में हम किस टाइप की डिजीजेस पढ़ते हैं? जैसे कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें हार्ट हार्ट अटैक की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की या अस्थमा की, तो ये जो डिजीजेस होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में सपोज करो किसी भी आपके फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हो जाए वो, अगर आप उनके संग घर में रह रहे हो। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हो और किसी भी मेंबर को कॉमन कोल्ड हो जाएगा, मीजल्स हो जाएंगी, तो वहां पर बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिजीज घर के और मेंबर्स को भी हो जाए। तो उस तरह की डिजीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे को कम्युनिकेट होती है, इन्फेक्शन फैलाती है। और नॉन कम्युनिकेबल हो गई जो एक दूसरे को, एक से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन नहीं फैलाती है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम कम्युनिकेबल, अब यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है डिस्कशन की, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो कितनी तरह से कम्युनिकेट होती हैं, कितनी तरह से उनका इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करता है। तो इसको हमने दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है, देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसको पहले मैं रीड कर देती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, कांटेक्ट थ्रू एयर के थ्रू, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जो डिजीजेस होती हैं वो कैसे फैल रही हैं? या तो आप किसी के कांटेक्ट में आओ डायरेक्ट। अब सपोज करो आपकी क्लास में किसी बच्चे को कोल्ड हो गया, ठीक है। अब उसने कॉफ करा ऐसे करके, और कॉफ करने के बाद आपसे हैंडशेक कर लिया, तो क्या होगा? जो उसके जर्म्स थे वो सारे आ गए उसके हाथ में, जो वायरसेस थे, बैक्टीरिया थे, वो सारे उसके हाथ में आ गए।
अब उसने उन्हीं हाथों से आपको टच करा है, तो आपके कांटेक्ट में आने से वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो आपके पास ट्रांसफर हो गए, तो आप भी उससे लेटर और सूनर जो है आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अब क्योंकि आप क्लास में बैठते हो, अवॉइड तो कर नहीं सकते, तो इस तरह से एक बच्चे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से ये कम्युनिकेट होता है। तो ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड आता है कांटेक्ट थ्रू एयर। अब जैसे उस बच्चे ने कॉफ करा, उसने हाथ नहीं रखा, ठीक है, ऐसे ही करके उसने कॉफ करने लगा, तो क्या होगा, उसके जो भी बैक्टीरिया वायरसेस थे वो सारे कहाँ आ गए, एयर में आ गए। अब उसी एयर में आप भी क्लासरूम में ब्रेथ कर रहे हो, अगर आप ब्रीथिंग उसी एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो एयर के थ्रू वो बैक्टीरिया और वायरस आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाएंगे, वो आपकी बॉडी में जब एंटर कर जाएंगे तो आपको भी वो इफेक्ट करेंगे। या आपने बहुत सुना होगा स्कूल में अपने कि जैसे किसी बच्चे को चिकन पॉक्स या मीजल्स होता है तो स्कूल में टीचर उसको स्कूल अटेंड करने के लिए मना कर देती है, और घर में भी उस बच्चे को आइसोलेटेड रखा जाता है, एक सेपरेट रूम में रखा जाता है, क्योंकि जो मीजल्स या चिकन पॉक्स है वो बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल है और बहुत इन्फेक्शियस होती हैं, तो उससे एक को दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, वो पूरे फैमिली मेंबर्स को भी हो जाता है, इसलिए उसको घर में बिल्कुल अलग रखेंगे, उसके हर तरह से उसको सेपरेट करके रखा जाता है। और स्कूल में भी उस बच्चे को नहीं बुलाया जाता, अदरवाइज क्या होगा, पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, वो सारे बच्चों को हो जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर जो एयर के थ्रू वो कैसे स्प्रेड होगा, या तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करने पर, आपने टच करा ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में हो आप, तो उसके जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। या अगर वो बच्चा सपोज करो स्कूल आता है, तो जब ये चिकन पॉक्स ड्राई होने लगते हैं ना, मीजल्स ड्राई होने लगते हैं, उस पर रैशेस आ जाते हैं, पपड़ियां सी जम जाती हैं। अब वो रैशेस जो है ड्राई होकर के एयर में निकल जाती हैं, गिर जाएंगी, फ्लो पे गिरेंगी, या एयर में वो वायरस आ जाएंगे उसके। अब वो आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे क्योंकि आप भी उसी एनवायरनमेंट में हो, आप भी उसी सराउंडिंग में हो, तो इस तरह से वो डिजीज जो है आप तक कम्युनिकेट हो जाएगी। थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, कहीं पर भी आपने रोड साइड खड़े हो गए आप और आपने वहां पर फूड खाना शुरू कर दिया, या जो ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं, पानी हो गया, बहुत प्यास लगी है, आपने रोड साइड में पानी वाला कोई खड़ा था, आपने उससे पानी लेके पीना शुरू कर दिया, या आपने घर में भी फिल्टर यूज नहीं करा, आरओ नहीं यूज करा, पानी को बॉयल नहीं करा ठीक से, उस तरह का जब भी आप कंटामिनेटेड मतलब खराब, इन्फेक्टेड जब फूड और वाटर लेते हो तो उससे भी डिजीज आपको हो जाती हैं। तो नॉर्मली कौन कौन सी डिजीज होती है, कॉमन कोल्ड मैंने आपको बताया, चिकन पॉक्स बताया, टाइफाइड जो है ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के खाने से, इनको इनटेक करने से होती है। आप कहीं पे भी होटल में बैठ के खाना खा लेते हो, हाइजीन देखनी चाहिए, जहां पर हाइजीनिक नहीं होगा वहां पर आप डिजीज कैरी कर रहे हो, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और किस तरह से डिजीज स्प्रेड करती हैं, थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स और एनिमल्स से भी डिजीजेस हमारे तक पहुंचती हैं, बहुत कॉमन है। मलेरिया आप जानते हो, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब क्या है, ये सब मच्छर से ही तो होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेंगे मॉस्किटो, मॉस्किटो से मलेरिया। मलेरिया में जो डिजीज हमको कौन से मच्छर के काटने से डिजीज होती है, ये आपको नाम याद करना है। अगर हमको फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट करती है तो हमको डिजीज हो जाएगी मलेरिया की। अब डायरेक्टली हम मलेरिया, मलेरिया तो जो है वो मॉस्किटो जो है सिर्फ एक कैरियर है, एक्चुअली डिजीज होती है प्रोटोजोन से, जो प्लाज्मोडियम से, प्रोटोजोन इज प्लाज्मोडियम। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दे रही हूँ कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में है। जब मच्छर उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो वो वहां से प्लाज्मोडियम को सक कर लेती है और वो प्लाज्मोडियम ला करके जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसमें ट्रांसफर कर देती है। गॉट इट?
तो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो कैरियर का काम करती है, डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। सेकंड हम देख लेंगे, इसी में डेंगू भी होता है, मॉस्किटो से डेंगू भी होगा। डेंगू होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो से। दोनों के नेम आपको मॉस्किटो के याद रखने हैं, दोनों ही फीमेल से होते हैं। मच्छर में भी कोई भी आप एनिमल पढ़ोगे उनमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। हाउस फ्लाई, जो कॉमन हाउस फ्लाई होती है मक्खी, उससे डिसेंट्री होती है, डायरिया, कॉलेरा, ये सब क्या है, ये ज्यादातर गर्मियों में। अब ये मक्खी जो है कहाँ बैठती है, काऊ डंग हो गया, ये बहुत गंदी संदी गंद चीजों पर बैठती है। अब जब ये वहां बैठती है तो इसके जो लेग्स होते हैं उनमें फाइबर्स लगे होते हैं, उन फाइबर्स के संग ये माइक्रोब्स अटैच हो जाते हैं। और आपने कहीं अपना खाना पीना खुला रखा हुआ है, आपने कवर करके रखा नहीं है अपने फूड आइटम को, और आप उसी को खा रहे हो, तो क्या होगा, वो माइक्रोब्स जो हैं आपकी बॉडी में आपके फूड के संग ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या होगा, आपको उसके बाद डायरिया, पानी कमी, बहुत लूज मोशन हो जाएंगे, वॉमिटिंग होने लगेगी, कॉलरा हो जाएगा। तो वो सारी डिजीजेस आपको हाउस फ्लाई की वजह से होती हैं। और डॉग और कैट ये कौन सी डिजीज कैरी करते हैं, ये कैरी करते हैं रेबीज को। जब भी डॉग या कैट या मंकी, ये एनिमल्स जब हमें बाइट कर लेते हैं तो इससे हमको रेबीज डिजीज होती है। रेबीज में क्या होता है, रेबीज में बॉडी की शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बोन्स इफेक्ट हो जाती हैं। तो आगे से कभी भी आप जब भी कोई भी चीज खाएंगे या कोई भी आप ड्रिंक लेंगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, उसको कवर करके रखना है। तो ये तो पूरा हो गया कि कौन कौन सी डिजीज कितने टाइप की होती हैं और किस तरह से स्प्रेड करती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए कि जिससे ये डिजीज हमको ना हो। तो बहुत इजी है, सबसे पहले आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। कहीं पर भी आपको अगर किसी भी आप बाहर जा रहे हो, आप हमेशा एक मास्क से जो है अपने माउथ को कवर करके रखेंगे, जिससे कोई भी इंफेक्शन आपको ना लगे। हमेशा आप कहीं भी जाते हैं हैंड वॉश करिए, घर आएंगे हैंड वॉश करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि किसी को डायरेक्ट टच ना करें आप। इसके अलावा जब भी आप देखते हो कहीं पे स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी है, तो हमेशा जो मॉस्किटो होगा या हाउस फ्लाई होगी, उनके लार्वा वहीं ग्रो करते हैं। तो उनके अगर लार्वा, जो उनके बेबी होते हैं, उनको ही किल कर दिया जाए तो ये डेवलप ही नहीं होंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं पर भी स्टेगनेंट वाटर नहीं रहना चाहिए, घर के चाहे कूलर हो या कहीं पर भी छत पे हो, आसपास कोई पॉन्ड हो, हमेशा उसको आप कोशिश करिए कि उनको कवर करके रखा जाए। और अगर कवर करना पॉसिबल नहीं है तो वहां पर आप कैरोसिन ऑयल डाल दीजिए। कैरोसिन कैरोसिन ऑयल डालने से क्या होता है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती है लार्वा की, ठीक है। और बाकी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। डॉग जो ये इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, जबरदस्ती आपको नहीं काटेंगे, जब तक आप टीज नहीं करेंगे ये एनिमल्स आपको नहीं काटेंगे। तो आपको इस तरह की चीजों से को अवॉइड करना चाहिए और अपने को सेफ रखना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने को डिजीज से बचा सकते हैं। और इनिशियली क्या होता है कि जब बेबी होता है, हमने वैक्सीनेशन की बात करी थी ना, कि वैक्सीनेशन में एंटीबॉडीज जो है, ये माइक्रोब्स जो है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये वैक्सीन होती हैं, इनको हमें टाइमली लेना चाहिए। जैसे टीएबी, ये वैक्सीन के नेम आपको याद करने हैं। टीएबी ये वैक्सीन किस लिए होती है, जिससे हमें ट्यूबरकुलोसिस ना हो, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की बीमारी ना हो। बीसीजी से हम टाइफाइड को अवॉइड करते हैं, इसलिए बीसीजी जो वैक्सीन है ये टाइफाइड को रोकने के लिए होती है। पोलियो ड्रॉप्स ये आप सबने पी है, पोलियो के लिए रोकने के लिए होती है। और डीपीटी ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ वैक्सीन हैं जो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। तो कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कौन से होते हैं। हम लोगों को, प्लांट्स को, एनिमल्स को कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे। ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरिया जो है वो कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड कॉज करता है। वायरस कौन सा एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो, हेपेटाइटिस ए।
बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है बच्चों, ये लिवर में हो जाती है और ये डेथ तक हो जाती है इससे पर्सन की। इसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से मलेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये एक्चुअली कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में मलेरिया। जो एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो कैरियर है, वो उस प्लाज्मोडियम को लेकर के हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंसर्ट करती है। अब हम देख लेते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में जो बैक्टीरिया से है वो एंथ्रेक्स डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, एनिमल को फीवर हो जाएगा, उसकी बॉडी स्वेल अप हो जाएगी, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। और वायरस से जो डिजीज होती है वो होती है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। ये क्या होता है, इसमें एनिमल की बॉडी में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं अगर ये वायरस इफेक्ट करता है एनिमल्स को। तो कितना हार्मफुल है ये ह्यूमन बींग के लिए एंड एनिमल्स के लिए। अब हम देख लेते हैं प्लांट्स के लिए। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि प्लांट्स को भी माइक्रोब्स इफेक्ट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखो बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर होता है। सिट्रस कैंकर, जो भी सिट्रस फ्रूट होंगे, नींबू हो गया, लेमन हो गया, नींबू लेमन एक ही बात है, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गई, ये सारी जो चीजें हैं इन सिट्रस फ्रूट्स में ये बैक्टीरिया इफेक्ट करता है तो उसमें डार्क स्पॉट से हो जाते हैं और वो फ्रूट की जो यील्ड है वो खत्म हो जाती है। वायरस, रस्ट ऑफ व्हीट, वायरस क्या करता है, जो व्हीट का प्लांट है उसमें जो डिजीज होती है उसको कहते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें क्या होता है, जैसे रस्ट जैसा पाउडर निकलने लगता है, लीफ जो है उस कलर की हो जाएंगी, जो व्हीट ग्रेन है वो एकदम श्रिंक हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला करके ये पूरी व्हीट की क्रॉप को खराब कर देता है अगर ये वायरस व्हीट में लग जाता है तो। फंगाई, फंगाई क्या करती है, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी में जो लीव्स है उनमें येलो येलो वेन्स कर देगी, उसकी मतलब लीफ को येलो कर देगी और भिंडी का साइज भी छोटा कर देगी। तो इस तरह से ये ओवरऑल ये भी क्रॉप को इफेक्ट करती है। तो ये तो आपको सारे याद करने हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में ये माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब से कौन सी डिजीज होती है ये बच्चों आपको याद करना है। और अगर आप चाहते हो कि इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वैसी कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी जरूर अपलोड करूंगी, लेकिन हाँ मेरे पास लाइक्स एंड कमेंट्स आने चाहिए तब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन की। जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है, क्योंकि हर चीज एकदम फ्रेश तो हमें मिलती नहीं है, कुछ चीजें हमको थोड़े टाइम के बाद भी यूज करने के लिए चाहिए होती है। तो हम अपने फूड को कैसे माइक्रोब से बचाएंगे, कैसे उनको प्रिजर्व करेंगे, इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं। सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, जब भी कोई चीज ड्राई करनी हो, जब भी कोई हमें प्रिजर्व करनी हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे और उस पे नमक स्प्रिंकल कर देंगे। नमक स्प्रिंकल करने से जो माइक्रोब्स हैं वो उस पे एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे मीट हो गया, फिश हो गई, इस तरह की चीजें जो है वो ड्राई करके फिर उन पे नमक डाल करके, सॉल्ट डाल के रख दिया जाता है। शुगर, शुगर में क्या होता है, अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर का, मतलब बहुत ज्यादा चीनी होती है, तो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। जितने भी आप मार्केट में जैम देखते हो या जेली होती है या जो भी शुगर सिरप आप लेते हो या जो भी शरबत लेते हो, वो सब कितने मीठे होते हैं, कितने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो वो इस तरह से प्रिजर्व करे जाते हैं। इसके बाद आता है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, जितनी भी आप पिकल्स लेते हो या पिकल्स हो गई, चटनी हो गई डिफरेंट टाइप की, आपने घर में भी देखा होगा कि जब आपकी मम्मी पिकल्स डालती हैं तो उनमें बहुत सारा ऑयल डालती हैं, विनेगर डालती हैं, तो वो क्या करता है, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट मेथड है ड्राइंग। कुछ सब्जियों को आपने अपने घर में, ये सारी चीजें आपने अपने घर में ऑब्जर्व करी होंगी और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपनी मम्मी से जरूर इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो ड्राइंग में क्या करा जाता है, जो सीजनल वेजिटेबल होती हैं, मटर हो गई, मटर तो खैर प्रिजर्व, मटर को भी ड्राई करा जाता है। बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हो गई, गोभी हो गई, गाजर, इन सबको ड्राई करा जाता है। ड्राई करके स्टोर करा जाता है, सुखाया जाता है धूप में, उसकी मॉइस्चर हटाई जाती है, क्योंकि अगर मॉइस्चर है तो माइक्रोब्स जो है उनके लिए बहुत स्कोप है ग्रोथ करने का। अगर हमने मॉइस्चर हटा दी तो माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ नहीं होगी। कैनिंग, जो फूड आइटम्स है उनको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमें रखना है स्टोर करके, और एकदम फ्रेश, जैसे फ्रेश होते हैं वैसे ही, तो हम उनको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर देते हैं।
हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बहुत फेमिलियर है, आप लोग पढ़ते आए हो। पाश्चराइजेशन, अगर मिल्क का जो पाश्चराइजेशन करा जाता है, जो मदर डेयरी का मिल्क आता है, अमूल का मिल्क आता है, ये मिल्क क्या है, ये पहले से जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करे जाते हैं और सडनली उनको कूल कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट करा जाता है। उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे और ये मिल्क जो है हमारे पास तक आता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। चिलिंग एंड फ्रीजिंग, अगर बहुत लो टेम्परेचर पे फ्रीजर में आप कोई चीज रख देते हो या फ्रिज में रख देते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सालों साल चल जाएंगी, बट हाँ एक लिमिटेड टाइम तक आप जो है उसको माइक्रोब से प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो बहुत लो टेम्परेचर पर ग्रो कम कर पाते हैं। एंड जो कॉमनली यूज करा जाता है, जितनी भी आप चीजें मार्केट से लेकर के आते हो खाने की, उन सब में यही मेथड यूज करा जाता है, केमिकल मेथड। इसमें जो केमिकल्स यूज करे जाते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये दो केमिकल के नेम आपको याद करने फॉरएवर, ये हमेशा याद करने आपको। जितने भी आप ब्रेड बर्गर ये सब लेकर के आते हो, उन सब में कोई भी आइटम आप मार्केट का लेके आते हो, कोई भी ईटेबल मार्केट से आप सामान लेते हो, उसमें आपको ये केमिकल्स जरूर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लांट उसको एज इट इज एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसको उसको सिंपलर फॉर्म में जो है सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करना होता है, तब वो उसको एब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें कौन कौन हेल्प करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पल्सेस हो गई, ग्राम हो गया, उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल। अब ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, आप लोग क्या करेंगे, घर में आज आप एक चना या मटर उसका सीड आप सो करेंगे। जब वो ग्रो हो जाएगा, जब इतना बड़ा वो प्लांट हो जाएगा, तो आप उसको निकाल के देखेंगे और उसकी रूट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ नोड्स बने हुए हैं, कुछ गांठें हैं उसमें व्हाइट कलर की, उसके अंदर ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जो लाइटिंग होती है, जो बिजली चमकती है, वो भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है, जिससे तभी आपने देखा बारिश के बाद जो है प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। एक तो प्लांट को पानी मिलता है, उससे मिनरल्स उसको ज्यादा मिलते हैं, और दूसरा जो नाइट्रोजन है वो, जो लाइटनिंग होगी वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, और नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में और हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में निकल के किस तरह से नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, ये नाइट्रोजन साइकिल उसी को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में आपके नाइट्रोजन है, अब ये क्या होगा, इसका फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन अभी मैंने आपको बताया है 2 टाइप से होगा, जो लाइटनिंग है उसके थ्रू होगा और राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होगा। तो पहले हम देख लेते हैं लाइटनिंग के थ्रू, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग से इसका फिक्सेशन हुआ। सेकंड में हम देख लेते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ लिटिल अमाउंट में ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये अब यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद नाइट्रोजन कहाँ जाती है, सॉइल में। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल, अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसने नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया है और वो किसको मिल गए हैं, सॉइल को। अब सॉइल के बाद कहाँ जाएंगे, प्लांट को। देखिए मैं आपको अभी लर्न करवा दूंगी ये नाइट्रोजन साइकिल, आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये कहाँ गई, ये प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, जब इसने प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस नाइट्रोजन से मैंने आपको बताया क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, वो हमारी
वो प्लांट्स की या हमारी किसी भी एनिमल की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये नाइट्रोजन अब किसमें, प्लांट ने जब एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, प्लांट प्रोटीन में। ठीक है, अब इस प्लांट को, अब या तो ये क्या होगा, ये प्लांट प्रोटीन में गई, अब या तो कुछ सारे प्लांट्स को तो एनिमल्स खाते नहीं है, जिन प्लांट्स को एनिमल खा लेते हैं वो एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ चली गई है, प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर हो गई। सपोज करो हमने कोई प्लांट खाया तो उस प्लांट के जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में गए ना, तो वो जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होकर के आई थी सॉइल से वो हमारी बॉडी में आ गई है प्लांट से। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वापस सॉइल में कैसे जाएगी, वापस ये सॉइल में ऐसे जाएगी कि जब ये प्लांट है जो एनिमल ने नहीं खाया था वो प्लांट डेड हो जाता है, डेड होकर के वो सॉइल में गिर जाएगा और वहां पर क्या होगा, डिकम्पोज कर दिया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट को डिकम्पोज कर देंगे। या जो एनिमल तक पहुंच गई है, जो हम तक पहुंच गई है, तो क्या होगा, अब जैसे गाय ने खाया तो काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया, उसके संग जो है वो नाइट्रोजन एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह वापस सॉइल में मिल जाती है। तो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, या एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो जाती है, वो वहां पे गल सड़ जाते हैं, सेप्रोफाइट्स उनको गला सड़ा देते हैं और वो नाइट्रोजन जो है वापस सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो देखो सॉइल से चली और सॉइल में ही वापस आ गई। अब क्या हुआ, अगर इस तरह से पूरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन चलता रहेगा तो क्या बैलेंस रह पाएगा जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नहीं, क्योंकि वो नाइट्रोजन वापस फिर जानी भी तो चाहिए एटमॉस्फेयर में। यूज उसने कर लिया, हमने यूज कर लिया, प्लांट ने यूज कर लिया, सॉइल ने यूज कर लिया, उसके बाद वो वापस एटमॉस्फेयर को भी तो जानी चाहिए ना, तभी तो फिर वो वापस फिर से हमको मिलेगी। तो उस केस में क्या होता है कि एयर में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया टर्न कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को गैसेस में, सॉइल में ही मिलेंगे और एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो सॉइल में जब ये डिके हो गए तो जो सॉइल में इस तरह के बैक्टीरिया थे वो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस टर्न कर देंगे फ्री नाइट्रोजन में, और वो फ्री नाइट्रोजन चली जाएगी वापस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल जो है चलता रहता है। और अब आपको याद हो गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज होगी और वो सॉइल में चली जाएगी। सॉइल में जाने के बाद क्या कि जो प्लांट की रूट्स है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी, तो वो प्लांट तक गई। अब प्लांट में गई तो वो प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। अब वो प्लांट प्रोटीन जब एनिमल्स खाएंगे तो वो प्रोटीन जो है प्लांट की वो एनिमल में जाके एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये एनिमल का वेस्ट हो या प्लांट का जो वेस्ट होगा, डेड एंड डिके जो होता है, उसके बाद वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो वापस सॉइल में मिल जाएंगे। अब जब वो वापस सॉइल में आ गए तो वहां पे और बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, उन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और वो फ्री नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन का बैलेंस चलता है। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा है उसी तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर था और बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने कोशिश करी थी कि ये चैप्टर मैं आपको समझा पाऊं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन लगा, आपको कैसे समझ में आया, कोई डाउट है आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो नेम ऑफ बैक्टीरिया या वायरसेस है, अगर आप उसका शॉर्ट वीडियो एक चाहते हो कि उसको किस ट्रिक से हमें लर्न करना है, तो जब मेरे पास नंबर ऑफ कमेंट्स आएंगे, उस चीज के लिए डिमांड आएगी, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।